नमस्कार, न्यूज़ एट 10 में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। ये शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियों के साथ। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना आज से 5 दिवसीय भारत यात्रा पर। भारत पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, निवेश, ऊर्जा पर चर्चा संभव। पश्चिम बंगाल में टीएमसी के एक और घोटाले का पर्दाफाश। टीएमसी के कब्जे वाले सुरेंद्र नाथ कॉलेज से मिले दीमक लगे 500 और 100 रुपए के नोटों का बंडल। कर्नाटक को आज मिलेगा नया मुख्यमंत्री। डीके शिव कुमार लेंगे पद और गोपनीयता की शपथ। बेंगलुरु में शाम 4 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। भारतीय यात्रियों को जर्मनी ने दी बड़ी राहत। जर्मन एयरपोर्ट से ट्रांजिट पर वीजा की अनिवार्यता खत्म। विदेश मंत्रालय ने फैसले का किया स्वागत। और इंडोनेशिया ओपन के पुरुष सिंगल में आज आयुष शेट्टी, प्रणय और महिला सिंगल में उन्नति हुड्डा का मुकाबला। डबल्स में सात्विक चिराग की जोड़ी होगी आमने सामने। और पश्चिम बंगाल से इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर तृणमूल नेता जावेद शेख के घर से भारी मात्रा में बारूद और कारतूस बरामद किया गया है। दक्षिण 24 परगना के जीवनतला में टीएमसी नेता के घर से ये बरामद किया गया है। तलाशी अभियान के दौरान कई जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस का तलाशी अभियान यहां पर हुआ। बरामद कारतूसों के स्रोत की जांच की जा रही है। घटना को लेकर इलाके में भारी तनाव और उत्तेजना का माहौल इस वक्त बना हुआ है। सबसे बड़ी बात, तलाशी के दौरान कई जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। यहां टीएमसी के नेता पर यहां पे नाम जा रहा है। जावेद शेख के घर से भारी मात्रा में अस्त्र और कारतूस बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों ने वहां पर जानकारी दी, शिकायत की और उसके आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया, जिसके बाद तृणमूल नेता जावेद शेख के घर से इतनी बड़ी बरामदगी यहां पर हुई है और कारतूस बरामद किए गए। कई तो जिंदा कारतूस बताए जा रहे हैं। कहां से आए इतने हथियार, कहां से आए ये कारतूस, इसको लेकर अभी असमंजस बना हुआ है। पश्चिम बंगाल से यहां बड़ी खबर आ रही है। कल जहां पर कॉलेज से ढेरों रकम बरामद हुई थी, नकदी बरामद हुई थी, तो वहां पर आज कारतूस बरामद हो रहे हैं। दक्षिण 24 परगना के जीवनतला की ये घटना है, जहां पर टीएमसी नेता के घर से बरामद हुए हैं ये कारतूस। टीएमसी का हिंसा के साथ पुराना नाता है और बेहद करीबी रिश्ता है हिंसा के साथ, और उसी की तस्वीर यहां में सामने खुलकर आ रही है, जहां पर उनके घर से ही इस तरह से कारतूस मिल रहे हैं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और तलाशी ली, और तलाशी अभियान में पुलिस को टीएमसी नेता जावेद शेख के घर से ये बरामद हुए हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। घटना को लेकर इस वक्त इलाके में काफी तनाव बना हुआ है। उत्तेजना का माहौल है कि आखिर कहां से आए इतने जिंदा कारतूस, किस काम के लिए थे, कहां से इसका स्रोत है और इसे कहां जाना था, किन मासूमों पर इनका इस्तेमाल होना था। बड़ी खबर यहां पर तृणमूल नेता जावेद शेख यहां पर घिरते नजर आ रहे हैं। जवाबदेही बनती है कि आखिर उनके घर से इतने सारे जिंदा कारतूस कैसे मिल रहे हैं। दक्षिण 24 परगना का जीवनतला इलाका कहीं और से नहीं बल्कि उनके घर से कई जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया और उसके बाद उनके घर से ये तमाम चीजें बरामद हुई हैं। सौरभ दत्ता जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ। सौरभ, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? कहां है जावेद शेख? क्या कुछ कहना है पुलिस का? नहीं, पुलिस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने सारे लाइव कार्ट्रिज और ये जो इलीगल आर्म्स हैं वो बरामद हुए हैं, उसके चलते वो जावेद शेख के तलाशी कर रहे हैं। और ऐसे कई उस इलाके में और किन किन के घर पर इतने सारे फायर आर्म्स मौजूद है या फिर है या नहीं, वो उसकी भी तलाशी चल रहा है, जारी पूछताछ चल रही है। और जावेद शेख के जो करीबी हैं उनसे भी पूछताछ चल रहा है।
लेकिन पुलिस का ये कहना है कि असल में पहले भी इस इलाके में टीएमसी का जो दबदबा था, उस दबदबा के वजह से ये सारी बातें पता नहीं चलता था। लेकिन अभी अभी जब सत्ता का बदलाव हुआ है और सत्ता का बदलाव में आकर पुलिस भी अपनी काम ठीक तरीके से कर रही है, जो पुलिस को करना चाहिए। जैसे पुलिस को कहा गया है कि आप लॉ के तहत, कानून व्यवस्था के तहत काम कीजिए, तो उसके चलते जब पुलिस अपना पुलिसिंग शुरू कर दिए हैं, तो तब जाके आप चाहे वो जीवन तला हो, साउथ चौबीस परगना जीवन तला हो, या फिर गोबरडांगा, जहां पर कुछ दिन पहले सुजीत शाह के घर से ऐसे ही फायर आर्म्स, कारतूस और पैसे बरामद हुए थे। तो ये सब पुलिस का कहना है कि असल में पूरे राज्य में ही जितने सारे इलीगल आर्म्स हैं उसको रिकवर करने का काम चल रहा है, और उसके जी चलते ये सारी बातें सामने आ बिल्कुल। जब रही है। सौरभ, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में जिंदा कारतूस मिले हैं, ऐसे में किसी तरह की कोई गिरफ्तारी, घर में कौन मौजूद था और क्या कुछ मिला पुलिस को तलाशी अभियान में? देखिए, तलाशी अभियान में एक लॉन्ग रेंज राइफल के साथ ये कार्ट्रिज मिला है, लेकिन घर में मौजूद थे। अब जावेद शेख का ये घर है, जावेद शेख टीएमसी के नेता है, तो इसके चलते पहले जावेद शेख को पकड़ में उनको उन तक पहुंचना, पुलिस कह रही है कि पहले उन तक पहुंचना चाहिए, तो इसीलिए वो पहुंचना चाहते हैं, और इसीलिए जावेद शेख के जो करीबी है उनसे पूछताछ करके जावेद शेख की तलाशी जारी है। लेकिन जी, एक बात ये है कि आपको याद होगा कि जब भी कोई इलेक्शन हो, या फिर ममता बनर्जी जब मुख्यमंत्री थे, या फिर जब भी कभी बोमाबाजी होता था, बमबारी होता था, किसी हिंसा की घटना घटती थी, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स में ममता बनर्जी ये कहती थी कि सारे फायर आर्म्स रिकवर कीजिए, ऐसे एक ऑर्डर जारी होता था। लेकिन अब सवाल यह है कि अगर आप थ्रू आउट 15 साल के शासनकाल में फायर आर्म्स जो रिकवर करने के जो आदेश है वो दिए थे, और वो अगर इन ट्रू सेंस, इन ट्रू स्पिरिट उसको इम्प्लीमेंट किया जाता, तो आज जावेद शेख के घर से इतने सारे लाइव कार्ट्रिज और इतने सारे फायर आर्म्स बरामद नहीं होते। बिल्कुल। और सौरभ, ये तो बस एक शुरुआत है और ये एक ही घर है, पूरी इसकी संभावना है कि ऐसे कई और घर हैं जहां पर अभी और भी ऐसे हथियार और अस्त्र मौजूद हैं। दक्षिण चौबीस परगना ऐसा एक इलाका है, यहाँ पर भांगर, कैनिंग पूर्व, कैनिंग पश्चिम, ये जो सारे इलाके हैं, ये सारे इलाके में जब ममता बनर्जी का शासनकाल था, तो आए दिन वहां से हिंसा की घटना का खबर मिलता था। पंचायत वोट हो या फिर असेंबली वोट हो, जिस वोट, इस वोट से पहले 2026 के चुनाव से पहले अगर आप देखें, ये तो बंगाल की जो हिंसा की जो इतिहास रहा है, जो रक्तपात की जो इतिहास रहा है, उसमें भांगर, कैनिंग पूर्व का नाम जुड़ा हुआ है। पंचायत इलेक्शन में एक बार तो लास्ट जो पंचायत इलेक्शन हुआ, सिर्फ भांगर में 5 से 7 लोग मारे गए थे बमबारी और गोली चलने की वजह से। और ये जो सारे इलाका है, ये कैनिंग पूर्व, जीवनतला, भांगर के पंचायत इलेक्शन में जीवनतला, कैनिंग से लोग आए थे वैन पर चढ़ के, वो सारी बातें सामने आया था। और पंचायत दिन दहाड़े पंचायत इलेक्शन के वक्त जब नॉमिनेशन पेपर फाइल किया जा रहा है, तो बमबारी हो रहा है। एक पक्ष दूसरे पक्ष को निशाना कर कर बमबारी कर रहे हैं, ऐसा छवि आया था। तो उसी इलाके में इतने सारे जो लाइव कार्ट्रिज मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये वो हिंसा की राजनीति, जो कल्चर था, जो संस्कृति था, उसको दर्शाता है कि टीएमसी के नेता के ये एक पॉलिटिकल लीडर को अपने घर पर इतने सारे लाइव एमुनेशन रखने की क्या जरूरत है। वो तो पॉलिटिकल लीडर है। अगर वो टीएमसी के नेता है, तो ममता बनर्जी तो कहती थी कि उनके पार्टी माँ माटी मानुष के लिए काम करता है, तो माँ माटी मानुष को थोड़ी ना फायर आर्म्स और ये लाइव कार्ट्रिज की जरूरत होता है। असल में वो डराने का काम करता है, धमकाने बिल्कुल, का डर काम की करता है। राजनीति, हिंसा की राजनीति। बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो टीएमसी नेता के घर मिले हैं अस्त्र और जिंदा कारतूस, तो कहाँ है जावेद शेख? जवाबदेही भी होगी तय। और फिलहाल पुलिस जो है वो पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। और जांच पुलिस इस बात की भी कर रही है कि कोलकाता के सुरेंद्रनाथ कॉलेज में तृणमूल छात्र परिषद के कब्जे वाले कमरे से 2 बैगों में बड़ी मात्रा में 500 और 100 रुपए के नोटों के बंडल भी मिले हैं, जिसके बाद लगातार टीएमसी सवालों के घेरे में है। कल शाम तृणमूल नेताओं के कब्जे वाले कॉलेज के 2 कमरों की सफाई का काम चल रहा था। इस दौरान 2 बैगों से 500 और 100 रुपए के नोटों के कई बंडल बरामद हुए। हैरानी की बात यह है कि ये सभी नोट दीमक
चट कर चुके हैं। अब ये सवाल और भी महत्वपूर्ण हो गया है कि तृणमूल नेताओं के पास आखिर कितना पैसा है। प्राचार्य जामिर अहमद खान का आरोप है कि संचालन समिति के ममता सरकार द्वारा नामित सदस्य और सियालदह क्षेत्र के प्रभावशाली नेता देवाशीष के सहयोगी परितोष दत्त ने उन कमरों पर कब्जा कर रखा था। कॉलेज प्रशासन के लिए इसका विरोध करना संभव नहीं था। आरोप है कि देवाशीष इतने प्रभावशाली थे कि छात्रों के लिए बनाए गए 13 कक्षाओं में से 2 कमरों को विश्राम कक्ष यानी कि रेस्ट रूम में बदल दिया गया था। तो लगातार मुश्किल को घेरे में टीएमसी साफ तौर पर नजर आ रही है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए न्यूज़ एट 10। गंभीर हार्ट अटैक के बाद रीवा के जिला अस्पताल में भर्ती मऊगंज के गोविंद लाल तिवारी को इलाज के लिए एयर एम्बुलेंस से भोपाल भेजा गया। वहीं संदीप सिंह को किडनी फेलियर और सांस की तकलीफ से बचाने के लिए सिंगरौली से भोपाल भेजा गया। ये सब कुछ संभव हो पाया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में संचालित पीएम श्री एयर एम्बुलेंस सेवा से, जो रोगियों के लिए वरदान बन गई है। मई 2024 से प्रारंभ हुई इस सेवा से 140 से अधिक लोग हुए लाभान्वित। आयुष्मान कार्ड धारकों को एयरलिफ्ट से लेकर प्रदेश के अंदर और बाहर सभी आयुष्मान मान्यता प्राप्त अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा। गैर आयुष्मान श्रेणी के मरीजों का प्रदेश के अंदर सशुल्क एयरलिफ्ट और शासकीय अस्पतालों में इलाज। सड़क हादसे, औद्योगिक दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं के घायलों के लिए भी मुफ्त एयर एम्बुलेंस की सुविधा। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित गरीब से गरीब आदमी की जान बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस की सुविधा की जो सौगात दी गई है, वो एक बार फिर हमारे लिए लाभकारी सिद्ध हुई है। कई सारे लोगों की हमने इस तरह से जान भी बचाई है और मदद भी की है। हमारी सरकार गरीब से गरीब आदमी के जीवन में ये मदद करने के लिए तत्पर है। माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस योजना को चला करके गरीबों के लिए एक वरदान सिद्ध साबित किए। पीएम श्री एयर एम्बुलेंस में प्रशिक्षित डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की व्यवस्था। पश्चिम बंगाल सरकार आज एक बड़ी सामाजिक कल्याण पहल अन्नपूर्णा योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी इसका औपचारिक शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री के संबोधन के तुरंत बाद लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए जाएंगे। प्रत्येक ब्लॉक, नगर पालिका और कोलकाता नगर निगम क्षेत्र में चयनित 100 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए सभी जिला प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। तो पश्चिम बंगाल सरकार की बड़ी पहल, बंगाल में अन्नपूर्णा योजना की होने जा रही है शुरुआत। तो क्या है ये अन्नपूर्णा योजना, आइए आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आज मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे इसका औपचारिक शुभारंभ। तो बंगाल में अन्नपूर्णा योजना आज होगी इसकी शुरुआत, और ये योजना महिलाओं को हर महीने 3,000 रुपये देने की बात करती है। इसके तहत हर महीने महिलाओं को 3,000 रुपये मिलेंगे। राज्य की महिलाओं को एक बहुत बड़ा तोहफा यहाँ पर सीएम शुभेंदु अधिकारी के तहत भाजपा सरकार के जरिए, और शुभेंदु अधिकारी करेंगे योजना की औपचारिक शुरुआत। बीजेपी सरकार ने निभाया अपना बड़ा चुनावी वादा। इस बात का वादा किया गया था कि महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने की बात कही गई थी, आज वो जमीन पर उतरती आ रही है। सीएए के तहत आवेदन करने वाली महिलाएं भी इसके लिए पात्र हैं। ये योजना बंगालियों के लिए है, भारतीयों के लिए है। मतदाता सूची की नई महिलाएं भी इस योजना में शामिल हैं। पुराने वैध लाभार्थी योजना में बने रहेंगे। साथ ही नए एसआईआर तकनीक से बहुत ही सख्त सत्यापन होगा इस योजना का, यानी कि जो हकदार है, जो इसका लाभार्थी है, उसे ही मिलेंगे। सीधे महिलाओं के बैंक खाते में पैसा जाएगा। किसी भी बिचौलिया और मिडलमैन का कोई भय और साया नहीं। आधार लिंक बैंक खाते में डीबीटी ट्रांसफर होगा। हर ब्लॉक और नगर पालिका में सीधा प्रसारण आज ही 100 महिलाओं को स्वीकृति पत्र मिलेंगे। देख सकती है जनता आज कि किस तरह से चुनावी वादे को पूरा किया जा रहा है, और स्थानीय विधायक भी अपने क्षेत्रों में मौजूद रहेंगे। ग्राउंड जीरो तक इस योजना को अमल करने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए तमाम तैयारियां हैं। सिलसिलेवार तरीके से
और सख्त दिशा निर्देशों को पाठ करते हुए इसका होगा। तो क्यों लगा लक्ष्मीर भंडार योजना पर ताला? टीएमसी सरकार ने की थी लक्ष्मी भार योजना की शुरुआत। टीएमसी सरकार ने की थी लक्ष्मीर भंडार की शुरुआत। अधिकतम मासिक सहायता 1000 से 1200 थी। लक्ष्मीर भंडार में 30 लाख अपात्र लाभार्थी मिले। आरोप है कि पुरानी सरकारी सूची में मृत व्यक्तियों के नाम, कई लाभार्थियों के नाम डुप्लीकेट दर्ज किए गए। राज्य से स्थानांतरित लोग भी पैसा ले रहे थे। गैर कानूनी घुसपैठियों को भी सरकारी पैसा मिल रहा था और मिला। पुरानी सरकार ने अपात्र लोगों को पैसे बांटे, यानी कि जो शिफ्ट हो गए थे राज्य से स्थानांतरित लोग, उनके खाते में भी पैसे जा रहे थे और साथ ही जो गैर कानूनी घुसपैठिए थे उनको भी सरकारी पैसा मिल रहा था। पुरानी सरकार ने अपात्र लोगों को पैसे बांटे और जो सही मायने में इसके हकदार थे इस लाभ के, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो अब नई सरकार, नई भाजपा सरकार ने इस फर्जीवाड़े को रोकने का फैसला किया और एसआईआर सत्यापन से असली लाभार्थियों की पहचान की और उससे सही पहचान हो रही है। अब अपात्र लोगों को तत्काल प्रभाव से बाहर किया गया है। तो लक्ष्मीर भंडार की शुरुआत हुई थी टीएमसी सरकार द्वारा, लेकिन खाता गया अवैध घुसपैठियों के अकाउंट में। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय आज नई दिल्ली में एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों और एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं को सुदृढ़ करने पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगी। ये योजना जनजातीय गरिमा उत्सव 2026 के अंतर्गत हो रहा है। उद्घाटन सत्र के अंतर्गत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेंगलुरु स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के नैनो विज्ञान और इंजीनियरिंग केंद्र में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र का वर्चुअल रूप से उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में स्थापित 75 अंतरिक्ष प्रयोगशालाओं का भी उद्घाटन करेंगी। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य देश भर में जनजातीय विकास के लिए जिम्मेदार संस्थागत प्रणालियों को सुदृढ़ करना है, जिसमें शासन सुधार, अभिसरण तंत्र और प्रौद्योगिकी आधारित सेवा वितरण शामिल है। सम्मेलन में 26 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के भाग लेने की उम्मीद है। खबर कर्नाटक से। कर्नाटक की सियासत में आज एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार आज राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। बेंगलुरु में होने वाले इस शपथ ग्रहण समारोह में उनके साथ करीब 10 मंत्रियों को भी कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दिल्ली में कांग्रेस आलाकमान के साथ लंबी मैराथन बैठकों के बाद मंत्रिमंडल के चेहरों और स्वरूप पर अंतिम मोहर लगा दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा आज शाम होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। वर्ष 1978 के हिंदू मुस्लिम दंगों के पीड़ित परिवार को करीब 48 वर्ष बाद पुनर्वास की सौगात मिलने जा रही है। दंगों में मारे गए रामशरण दास रस्तोगी के परिवार को प्रशासन द्वारा आवासीय भूमि आवंटित की गई है, जिस पर अब उनका आशियाना बन सकेगा। गुरुवार 4 जून को ये भूमि आवंटित की जाएगी। कार्यक्रम के दौरान जिला अधिकारियों स्वयं भूमि पर निर्माण कार्य की आधारशिला रखेंगे। गौरतलब है कि वर्ष 1978 के दंगों के दौरान रामशरण दास रस्तोगी की हत्या कर दी गई थी और उनका शव शत विकसित अवस्था में एक कुएं में फेंक दिया गया था। घटना के बाद परिवार ने न्याय के लिए लंबा संघर्ष किया और बाद में पलायन करने को मजबूर हो गया। पिछले वर्ष मृतक के पौत्र कपिल रस्तोगी अपनी वृद्ध माता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिले थे। मुख्यमंत्री ने परिवार के पुनर्वास का आश्वासन दिया था। इसके बाद प्रशासन ने आवासीय भूमि आवंटित कर पुनर्वास की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी एलोइना रोड्रिग्स गोमेज आज से 5 दिन की भारत यात्रा पर रहेंगी। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी होगा। अपनी भारत यात्रा के दौरान वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगी। दोनों पक्ष व्यापार, निवेश, ऊर्जा, स्वास्थ्य और औषधि क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों ने
वेनेजुएला की ऊर्जा क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश किया है और इस यात्रा से भारत और वेनेजुएला के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। तो वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति 5 दिवसीय भारत यात्रा पर। लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंगसावन फोमविहाने इस वक्त भारत की यात्रा पर हैं। थोंगसावन आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही लाओ पीडीआर के विदेश मंत्री आज इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में आयोजित भारत लाओस व्यापार मंच की वार्ता में भी शामिल होंगे। जर्मनी ने भारतीय नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए एयरपोर्ट ट्रांजिट वीजा की अनिवार्य शर्त को समाप्त कर दिया है। अब जर्मनी के हवाई अड्डों के जरिए किसी तीसरे देश की यात्रा करने वाले भारतीयों को अपने लेओवर के दौरान ट्रांजिट वीजा लेने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जर्मन सरकार के इस महत्वपूर्ण फैसले का स्वागत किया। ये नीतिगत बदलाव जनवरी 2026 में जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज की भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के साथ हुई उच्च स्तरीय चर्चा का सीधा परिणाम है। नई दिल्ली स्थित जर्मन दूतावास ने 2 जून को फेडरल लॉ गैजेट में इस बदलाव की आधिकारिक अधिसूचना जारी की थी। इस कूटनीतिक कदम का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच लोगों की आवाजाही को सरल बनाना और द्विपक्षीय संबंधों को नई मजबूती प्रदान करना है। इस सुविधा के लागू होने से न केवल भारतीय यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी, बल्कि दोनों देशों के बीच आर्थिक और रणनीतिक सहयोग के नए रास्ते भी खुलेंगे। तो भारत जर्मनी ट्रांजिट वीजा खत्म। हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव संपन्न हुए। नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन आंकड़ों के पीछे जो असल कहानी उभर कर आई है वह है कि इस पहाड़ी प्रदेश में ग्राम स्वराज की मजबूत नींव, अपने मसले खुद हल करने की यहाँ के लोगों की आतुरता, 90% से अधिक मतदान, 90 से 100 वर्षों के बुजुर्गों तक की उत्साहपूर्ण भागीदारी, दूर दराज के प्रदेशों से नौकरी से छुट्टी लेकर स्थानीय लोगों का अपने गांव के प्रधान चुनने के लिए आना, ये सब बताता है कि लोकतंत्र की आत्मा की जीवंतता। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र की असली ताकत संसद या विधानसभाओं से पहले गांव की चौपालों में दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश में जब भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की चर्चा होती है, तब ये केवल प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र की उस जड़ों को मजबूत करने का अवसर होता है जिनकी कल्पना महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए की थी। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। पंचायती राज व्यवस्था वैसे तो भारतीय संस्कृति में सदियों पुरानी है, लेकिन भारत में साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उनमें ग्रामीण लोकतंत्र की एक मजबूत तस्वीर देखने को मिली है। युवा मतदाताओं से लेकर बड़े उम्र दराज बुजुर्गों तक हर किसी ने इन चुनावों में गाँव की सरकार चुनने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन चुनावों ने एक बार फिर दिखा दिया कि महात्मा गांधी समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस ग्रामीण जन स्वराज का सपना कभी देखा था, वो सपना आज पूरा होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की धुरी हैं। सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनावों के दौरान गांव में जो उत्साह होता है, वो लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। यहाँ मतदाता अपने प्रतिनिधियों को न केवल चुनते हैं, बल्कि उनके कामकाज पर सीधी नजर भी रखते हैं। दरअसल पंचायत सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। यहीं से आम नागरिक शासन व्यवस्था से सीधे जुड़ता है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। संसद और विधानसभाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों पर काम करती हैं, लेकिन पंचायतें नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े सवालों का समाधान करती हैं। आज जब भारत डिजिटल और आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब भी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव गांव में ही मौजूद है।
पंचायतें ये साबित करती हैं कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की निरंतर भागीदारी, जवाबदेही और स्थानीय नेतृत्व का नाम है। यही कारण है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। गांव की चौपाल से लेकर देश की संसद तक लोकतंत्र की जो यात्रा है, उसकी शुरुआत आज भी पंचायत के दरवाजे से ही होकर गुजरती है। धर्म प्रकाश, डीडी न्यूज, शिमला। और इसी के साथ न्यूज़ एट 10 में फिलहाल इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।